हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो चुका है और अब जो क्वेरीज आ रही हैं वो है एपीएफसी एग्ज़ाम के बारे में। जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में जो क्वेरीज आ रही हैं कि क्या होने वाला है, इसका पैटर्न क्या होने वाला है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके का होगा एग्ज़ाम पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार क्या रही थी। तो ये सारे ही डॉट, जितने भी पॉसिबल डॉट हैं आपके, सारे ही डॉट्स को मैं यहाँ पे 3 वीडियोस के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो 3 वीडियोस में जो पहला पार्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नोटिफिकेशन। प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो किस तरीके का हो सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को। प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं सारे ही क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आते हैं, उस 120 क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और दिखाने के साथ ही मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है, और उसके बाद हम लोग का रफ आइडिया लगा लेंगे कि टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लेवल भी देख सकते हो, इस एग्ज़ाम में लेवल क्या था 4 साल पहले, ठीक है, और अब क्या हो सकता है जो अब आएगा। तो इतने सालों का जो गैप है उसमें आपको लेवल देखने को मिलेगा अलग ही, जैसे कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में हुआ। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम जो कभी कभार आते हैं ये आपके साथ ट्रेजेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी एग्ज़ाम में यहाँ पे पहले से तैयारी कर रहा है। जैसे कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में कोई एसएससी था, कोई यूपीएससी का था, कोई बैंकिंग था, और उसने ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए अपने अपने फील्ड को आप कह सकते हो कि छोड़ा, नज़रअंदाज किया और ईपीएफओ एग्ज़ाम में लग गया। और एग्ज़ाम में देखा गया चेंजेस कुछ पैटर्न में, ठीक है, लेवल क्वेश्चन के लेवल्स में, जो कि काफ़ी जो कि नहीं होना चाहिए था उतना ज़्यादा। ठीक है, तो काफ़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है आपके साथ, आपकी फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि ऐसे एग्ज़ाम जो 4 से 5 साल बाद आते हैं, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी आपको उस स्पीड में, उस फोर्स के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आज हम देखने वाले हैं हम वैकेंसी देखेंगे। अगली बार मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि क्या कट ऑफ रहा था, किस तरह से सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, कितने स्टूडेंट एग्जाम में आए थे। तो तीनों ही वीडियोस के रिगार्ड के थ्रू मैं सारी डॉट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप सोचना कि आपको ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में मैंने देखे हैं कि अदर नहीं बता रहे हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 170 पोस्ट के लिए 170 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें अनरिजर्व के थे 78 सीट, ओबीसी के 54, एससी के 24 और एसटी के 14। ठीक है, इस तरीके से 170 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। जो यूनिक बात है, जो खास बात है, ये ग्रुप ए का जॉब है। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब होगा ये आपके लिए। ग्रुप ए का जॉब है, 5400 ग्रेड पे का है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बेसिक डिग्री ही मांग रहे हैं। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्होंने डिज़ायरेबल नोटिस जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी ये था। ठीक है, डिस्कस नहीं किया गया था ये चीज़ें ज़्यादा, लेकिन ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी ये था। तो आपको इस बार इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके आपको लेके चलना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ डिज़ायरेबल का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया इस एग्ज़ाम को, और एक के पास अगर डिप्लोमा इन कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री से है, तो प्रीफरेंस दिया जाएगा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये काफ़ी रिस्की भी है अदर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे यही है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एज का जो इशू है, एज आप देख लेना। अगर आप यहाँ पे 35 ईयर्स का था तो इस बार मैक्सिमम मान लो 32 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो इंपॉर्टेंट था वो था कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो यहाँ पे डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, इसके थ्रू यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, in the event of number of applications being large, commission will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for interview to a responsible number of by any or more of the following method। अगर क्या होगा, रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं,
ठीक है। देखो इस बार पे देखो ये जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भरा था, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। बिल्कुल EPFO एग्ज़ाम जैसे। लेकिन जैसा कि EPFO एग्ज़ाम में आपने देखा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। हालांकि अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख लोग ही अपीयर हुए एग्ज़ाम में। तो ये जो चीज़ है ये आपको APFC एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। APFC एग्ज़ाम में भी आप देखोगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इन एग्ज़ाम के थ्रू, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, तो हर एग्ज़ाम के फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी APFC एग्ज़ाम में भी लगभग 9-10 लाख तो फॉर्म जाएंगे ही, ठीक है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है सिलेबस में, तो हर फील्ड के स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम भरने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट में देखो ऐसा नहीं है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे कट ऑफ के हिसाब से उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाएगा और बाकी को पीछे कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के यहाँ पे क्राइटेरिया रखे गए हैं, अलग अलग बेसिस रखे गए हैं। पहला क्या है, पहला इन्होंने बता दिया है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले को लेंगे हम। अगर रिटर्न एग्ज़ाम में 10,000 मान लो या 1-2 हज़ार भी अगर मान लो स्टूडेंट आ गए, ठीक है, क्लियर करके, तो जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले होंगे, जो उन्हें कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया होगा, उनको पहले बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर उनसे सीट फिल हो गई तो ठीक है, वरना नहीं हुई तो अदर वाले को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस एग्ज़ाम में आपको ध्यान में लेके चलना है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर नहीं हुआ, फिर भी अगर यहाँ पे फिल नहीं हुई सीट, तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले को यहाँ बुलाया जाएगा। मतलब कि आपको फॉर्म भरने के टाइम में अपने प्रॉपर, जैसा कि हमें पता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी अगर ग्रेजुएशन मांग रहा है तो हम ग्रेजुएशन भर के छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स लिखोगे, PhD किया तो PhD लिखोगे, जितनी भी आपने हायर क्वालिफिकेशन की है सारे ही आपको मेंशन करने चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है। अगर सीट फिल नहीं हो रहे हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से, तो अगर आपने मान लो बीटेक करा फिर आपने एमटेक कर लिया, ठीक है, तो एमटेक वाले को पहले बुलाया जाएगा ना कि बीटेक वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले को प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी चीज़ में आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, अगर ये इन दोनों चीज़ों से भी सीट नहीं फुल हुए, तो अगर आपने किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है आपने, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड दैट द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म भर देता हूँ, तो यहाँ पे आपके साथ थोड़ा धोखा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस बिफोर द आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपके पहले के एक्सपीरियंस भी देखे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो मेन एक है रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है एग्ज़ाम के फॉर्म को भरते टाइम, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप अपनी हायर डिग्री ज़रूर लिखना, मास्टर्स PhD जो भी किया आपने वो ज़रूर से मेंशन करना। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो डिस्कस करना था मुझे, होप कि आपको इससे थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन, ठीक है। दे मस्ट इंश्योर दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन किया है तो आपको फिल करना चाहिए और सही होना चाहिए और आपको करना ही चाहिए। देखो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी फॉर्म आए, फॉर्म आने में भी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है फॉर्म आने में, एग्ज़ाम होने में भी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है। तो मैं नहीं कह रहा कि आपको अभी से ही लग जाना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी आप क्या ही करोगे, कहाँ से करोगे। अगर आपने EPFO का किया हुआ है तो उसको लेके चलना, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ना, बस इतना है। और जब भी फॉर्म भरना तो हायर क्वालिफिकेशन ज़रूर भरना है आपने, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो कि इस एग्ज़ाम के लिए करना ज़रूरी था। होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी APFC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।